बचपन में जब हमें डांट या मार पड़ती थी तो हमें सबसे पहले बचाने कौन आते थे? हमारे दादा दादी या नाना नानी, इन शॉर्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। और अभी भी अगर हमें कुछ मनवाना होता है तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। हेलो एवरीबडी, दिस इज़ अस्मिता सक्सेना एंड वेलकम टू विद्याधारा। टुडे आई विल हेल्प यू टू रीड दिस ब्यूटिफुल अकाउंट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग चैप्टर है। इसमें कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ अ नैरेटिव। सो कम ऑन, लेट्स रीड इट। सबसे पहले इस पैराग्राफ में और इस पूरे पेज पर ही इनफैक्ट जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करते हैं। वो बोलते हैं कि वो कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह इमेजिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर भी सबकी ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड होती हैं और उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। काफ़ी लोग उन्हें आके बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एक टाइम पे बहुत सुंदर थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन ऑथर इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते। ऑथर ये बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जो थे, जिनकी जो बियर्ड है वो बिल्कुल उनके हाफ ऑफ द चेस्ट कवर कर लेती थी, और उस ग्रैंडफादर की कोई वाइफ भी हो सकती है। इट ओनली सीम्ड एज इफ ही वुड हैव अ लॉट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फनी रीमार्क मेड बाय द ऑथर, ओके। पर उनके हिसाब से उनके ग्रैंडफादर बिल्कुल भी लवेबल और रोमांटिक नहीं लगते। वो इसलिए बिकॉज उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट उस रूम में देखी थी। अगेन, अपनी ग्रैंड मदर के लिए भी वो ये कभी नहीं मान सकते कि वो कभी भी ब्यूटीफुल थी या प्रिटी थी एट्सेट्रा। एंड द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इट मीन्स उस थॉट से वो हमेशा रिवोल्ट कर सकते थे। वो उन्हें काफ़ी बार बताती थी कि वो कौन कौन से गेम्स बचपन में खेलती थी, कितनी प्लेफुल थी, जॉयफुल थी एट्सेट्रा। पर ऑथर इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते और वो उनको कैसे ट्रीट करते थे? द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स कि वैसी स्टोरीज जिनका मॉरल होता है, वैल्यू होती है, बट दे हैव नो कनेक्शन विद द रियलिटी। तो जो ऑथर थे वो भी उनकी उन स्टोरीज़ को सुन के वैसे ही प्रिटेंड करते थे कि दे आर शॉर्ट स्टोरीज बट दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द रियलिटी। खुशवंत सिंह अपनी दादी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं। वो बताते हुए कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर शॉर्ट हैं और स्लाइटली बेंट हैं और थोड़ी सी फैट भी है। वो बोलते हैं कि वो हमेशा पूरे दिन अपने घर में अपनी वाइट स्पॉटलेस साड़ी में हॉबल यानी घूमती रहती हैं, और अपना एक हाथ उनकी वेस्ट पर होता है ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर पाएँ। स्टूप यानी कि थोड़ा डिसबैलेंस, वो चल नहीं पाती हैं ढंग से, तो इसलिए वो अपनी वेस्ट पे हाथ रखती हैं ताकि वो उसको बैलेंस करें, और दूसरे हाथ से वो अपनी रोज़री के बीड्स को देख रही होती हैं। रोज़री यानी एक जो माला होती है जिससे मंदिर में हम लोग काफ़ी मंत्र बोलते हैं एंड एवरीथिंग, तो वो उससे अपनी पूजा कर रही होती हैं। Now, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and lips constantly moved in an inaudible prayer. इसका क्या मतलब है कि जो उनके सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर लॉक्स का क्या मतलब होता है कि जो उनके ग्रे हेयर, ओके, सिल्वर लॉक्स मीन्स द ग्रे हेयर, वो उनके फेस पर हमेशा स्कैटर्ड रहते थे और वो काफ़ी अनटाइडी लगता था, ओके। उनके लिप्स हमेशा एक इनऑडिबल प्रेयर को बोलते रहते थे। सो शी वॉज ब्यूटिफुल. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. She was like winter landscape. यानी हम देखते हैं ना, हम कितने खुश हो जाते हैं जब हम किसी माउंटेनियस रीजन को देखते हैं, our heart is filled with satisfaction and happiness. तो वैसे ही वो अपनी दादी को एक्सप्रेस करते हैं कि वो भी बहुत सुंदर, एक बिल्कुल ऐसी लैंडस्केप की तरह थी जो बहुत सीरीन यानी बहुत पीसफुल थी, और हमेशा उनके अंदर बहुत कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन था। इस पैराग्राफ में ऑथर बोलते हैं कि शी वॉज़ नॉट प्रिटी बट शी वॉज़ ब्यूटिफुल। अब हम तो अपनी डे टू डे लाइफ में इन दोनों वर्ड्स को बहुत कन्वीनियंटली यूज़ कर लेते हैं, बट क्या इसमें कोई डिफरेंस है, और अगर है तो वो क्या है? सो प्रिटी इज़ मोर अबाउट द लुक्स, हाउ अ पर्सन और हाउ अ गर्ल लुक्स. However, beautiful means the beautiful qualities that are associated with her. For example, she is very genuine, comfortable and very kind. तो उन सबको अगर वो किसी के अंदर क्वालिटी होती है ना, तो she is more beautiful than prettier. Okay. Now, the next para reflects the first phase of relationship between the grandmother and the grandson. तो अब ऑथर बोलते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उनके पेरेंट्स ने उनको अपनी ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिया था व्हेन दे वर बिजी सेटलिंग इन द सिटी। तो रोज़ का रोज़ ग्रैंडमदर का एक ही रूटीन होता था कि वो ऑथर को उठाती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। ये रेडी करते हुए वो अपनी एक मॉर्निंग प्रेयर बोलती थी मोनोटनस मैनर में। मोनोटनस यानी बहुत लो पिच में, ओके।
और वो जब उनको तैयार करती थी तो वो इस प्रेयर को इसलिए बोलती थी बिकॉज शी थॉट कि इस प्रेयर को बोलते हुए शायद वो ऑथर को याद हो जाए। बट ऑथर को उस प्रेयर को याद करने में इंटरेस्ट नहीं था, बट ही वॉज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही हर्ड दिस फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो जब वो ऐसा करती थी उसके बाद वो उनके सारे स्कूल सप्लाइज यानी स्लेट, पेन, पेंसिल सब टाई करके ऑथर को दे देती थी और उसके बाद उन्हें खाना यानी ब्रेकफास्ट खिलाती थी। ब्रेकफास्ट में व्हाट डिड दे हैव? दे हैड अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर। स्टेल यानी दैट इज़ नॉट फ्रेश, 1 या 2 दिन पहले की हो सकती है। ये उनका ब्रेकफास्ट होता था। उसके बाद वो कुछ ऐसी ही चपातीज़ लेके भी जाती थी और विलेज के डॉग्स को फीड करती थी। ओके, अब ग्रैंड मदर ऑथर के साथ स्कूल जाने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि ऑथर का स्कूल और टेम्पल बिल्कुल क्लोज लोकेटेड थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे ना, वो ऑथर और उनके फ्रेंड्स को क्या समझाते थे? अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स। पर और जो बच्चे थे वो वहाँ वेरांडा में बैठ के ये अल्फ़ाबेट्स गा रहे हैं या फिर मॉर्निंग प्रेयर्स गा रहे हैं, और जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथों को पढ़ रही हैं। जब इन दोनों का काम हो जाता था तो दादी और ग्रैंडसन दोनों ही उस गली यानी उस विलेज में मूव करते थे, और घर जाते हुए वो क्या देखते थे? वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे। तो दादी क्या करती थी? कुछ वो चपातीज़ उन डॉग्स को खिला देती थी। ओके, अब क्या होता है? ये जो एक पॉइंट होता है ना, दिस वॉज द विलेज फेज। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फेज दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। अब ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, कैसे है, वो सब अब इस पैराग्राफ में समझेंगे। तो अब उनके पेरेंट्स उस सिटी में काफ़ी कंफर्टेबली सेटल हो गए थे, तो उन्होंने दादी और अपने बेटे को भी वहाँ बुला लिया। अब ऑथर और ग्रैंड मदर का रूम सेम था, पर अब उनकी रिलेशनशिप वैसी नहीं थी। इट हैड अ ट्विस्ट एंड टर्न। तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको थोड़े टाइम तक तो स्कूल ड्रेसअप किया एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक इन द आफ्टरनून शी यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज डे, एंड उसके रिस्पॉन्स में ऑथर उनको बताते थे कि आज उन्होंने क्या सीखा। ये बताते हुए ऑथर उन्हें कहते थे कि उन्होंने कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, एट्सेट्रा। मतलब एवरीथिंग अंडर द सन जो आपको और मुझे बोरिंग लगती है, काइंड ऑफ। ओके, तो इससे ग्रैंड मदर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी वॉज मोर ऑफ द प्रैक्टिकल काइंड। उनको लगता था कि बुकिश नॉलेज इज़ नॉट जस्ट नॉलेज, यू नीड नॉलेज ऑफ योर कल्चर, ट्रेडिशन एंड स्क्रिप्चर्स इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड नॉलेजेबल। तो उनकी दादी इस चीज़ से कभी खुश नहीं होती थी, एंड वन डे शी वॉज डिवास्टेटेड। दिस वॉज बिकॉज ऑथर ने उनको बताया कि उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स होते हैं। आज के टाइम में आपको और मेरे लिए तो म्यूज़िक लेसन्स आर वेरी नॉर्मल। हाउएवर ऑथर की ग्रैंड मदर को ये चीज़ नॉर्मल नहीं लगती थी। उनके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड एसोसिएशंस मीन इट वॉज नॉट मेंट फॉर द गुड पीपल, बट इट वॉज ओनली मेंट फॉर हार्लट्स एंड बेगर्स। ओके, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, बट उनकी साइलेंस में कहीं ना कहीं वो चीज़ छुपी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ऑथर से बहुत रेयर बात की। अब आता है थर्ड फेज़ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल फेज़। इस टाइम पे ऑथर बड़े हो गए थे, तो वो अब यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तो क्या होता है कि उनको अपना खुद का रूम मिल जाता है। तो अब ये जो कॉमन लिंक थी ना, जिसकी वजह से ग्रैंड मदर उनसे बात भी कर पाती थी, उनके डे के बारे में पूछती थी, अब वो सब ख़त्म हो गया था। पर ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी अनहैप्पी। शी एक्सेप्टेड दिस seclusion यानी सेपरेशन। ओके, शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग वीक टू टॉक टू एनीवन। पहले वो अपना डे कैसे स्पेंड करती थी? ऑथर से बात करके या फिर ऑथर को तैयार करने में। पर अब उनका वो जो कॉमन लिंक था वो तो टूट ही चुका था। तो अब दादी क्या करती थी? उनकी दादी पूरे दिन एक स्पिनिंग व्हील जो उनके कोर्टयार्ड में था उसके पास बैठी रहती थी, और दिन में क्या करती थी? वो स्पैरोज को कुछ फीड कर देती थी। क्या फीड करती थी? कुछ ब्रेड क्रम्स। ओके, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Veritable bedlam of chirrupings का क्या मतलब है? यानी बहुत ही इरिटेटिंग और क्लमजी सी साउंड जो स्पैरोज बना कर रही थी। ठीक है, कुछ स्पैरोज आकर उनकी लेग्स पे बैठती थी, कुछ शोल्डर्स पर, इवन कुछ सर पे भी। वो हमेशा उनको बड़ी स्माइल करके देखती थी, और ग्रैंड मदर कभी उनसे इरिटेट होकर उनको शू नहीं करना चाहती थी। शी वॉज वेरी हैप्पी, और ये पूरे दिन का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, अब ऑथर अब्रॉड जा रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो जनरली अगर हम लोग भी देखेंगे तो हमें एक फील होता है ना कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे बिकॉज दे वोंट लाइक द सेपरेशन। हाउएवर ऑथर की ग्रैंड मदर वॉज नॉट अपसेट। वो गई, उनको स्टेशन पे गुड बाय भी बोला और उनको फोरहेड पे किस करा। ओके, ऑथर को डर था कि शायद ये जो किस है वो लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था उनकी ग्रैंड मदर से, बिकॉज शी वॉज़ वेरी ओल्ड।
हाउएवर जब वो वापस आए 5 ईयर्स के बाद और उनसे स्टेशन पे मिले तो उनकी दादी उनको बिल्कुल ओल्ड नहीं लग रही थी. शी लुक्ड एज इफ़ शी वॉज 5 ईयर्स बैक. ठीक है, अभी भी शी डिड नॉट वांट टू स्पीक, और बस उन्होंने जैसे उनको अपने ग्रैंडसन को देखा उनको अच्छे से पकड़ लिया, बट शी डिड नॉट से अ वर्ड एंड ओनली रिसाइटेड सम प्रेयर. ओके, जिस दिन ऑथर अपने घर को रिटर्न कर रहे थे तो जो ग्रैंड मदर की हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थी वो अपनी स्पैरोज़ के साथ ही थी, जो जिनको वो और फीड कर रही थी. और फ्रिवुलस रिब्यूक्स. फ्रिवुलस रिब्यूक्स का क्या मतलब होता है? फ्रिवुलस रिब्यूक्स मीन्स कि वो ग्रैंड मदर कुछ कहना चाह रही थी बट वो जो स्पैरोज़ थी वो समझ नहीं रही थी, तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी विद इट. ओके, चैप्टर का जो लास्ट फेज़ है ना, उसमें ऑथर बताते हैं कि जब वो शाम को आते हैं वापस अपने घर तो वो क्या देखते हैं कि उनकी दादी पर ऑल ओवर एक चेंज आ गया है. और वो चेंज क्या होता है? दैट शी गैदर्स ऑल द वीमेन ऑफ नेबरहुड, और वो लोग वहाँ पर उस ड्रम को बहुत ज़ोर से बीट कर रहे होते हैं और गाना गाते हैं. वो गाना कौन सा होता है? होम कमिंग सॉन्ग ऑफ वॉरियर्स. दिस सिग्निफाइड हर हैप्पीनेस ऑन सीइंग हर ग्रैंडसन. Okay, skins of dilapidated drum means dilapidated here means which needs some repairment. Okay, now we had to persuade her to stop overstraining. मतलब कि उनको अपनी दादी को समझाना पड़ रहा था कि प्लीज़ अब आप मत करिए वरना आपको एग्जॉशन हो जाएगा या फिर आप बर्न आउट हो जाओगे, तो ये काम आप मत करो. ये पहली बार था जब ऑथर ने बचपन से अपनी दादी को देखा हो था बिना गाना गाए और प्रेयर करते हुए. और उसकी अगली ही मॉर्निंग उनकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. ऑल्दो वो एक माइल्ड फीवर था एंड द डॉक्टर अश्योर्ड देम दैट शी विल बी फाइन. उनकी दादी को फील हो गया था दैट इट्स हर टाइम नाउ, दैट मीन्स शी विल बी गॉन नाउ. और जनरली अपने एंड टाइम में हम लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और क्लोज वंस हमारे साथ हों, बट खुशवंत सिंह दादी और ग्रैंड मदर वॉज एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर. यू नो वॉट, शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू बी बाई हर साइड, और वो चाहती थी कि वो अपने इस लास्ट टाइम में अकेले रहें और प्रे करें. और उनके इस चीज़ पर जब सबने प्रोटेस्ट किया तब भी शी डिडंट लिसन, एंड वाइल द पीपल वर देयर उनकी रोजरी के बीज नीचे गिर गए. एंड देन what happened? A peaceful pallor spread over her face. Peaceful pallor मतलब paleness, बट जो peaceful थी, जो signify कर रही थी that she was in a very good space now. That spread and the people knew that she was dead. उसके बाद एक कस्टमरी की तरह उनकी खुशवंत सिंह की फैमिली ने उनकी दादी को उस बेड से उठाकर नीचे फ्लोर पर रखा और उनके बॉडी पे एक रेड श्राउड मीन्स अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथिंग डाल दिया. थोड़े टाइम बाद जब उनको अभी एक्सेप्ट करना पड़ा दैट शी इज़ गॉन एंड दे हैव टू डू अ फ्यूनरल, दे फाइनली मेड सम अरेंजमेंट्स. शाम का टाइम था तो उन्होंने क्या किया, उनके रूम में थोड़ा लैम्प जला दिया और उनका जो वेरांडा यानी कोर्टयार्ड था वहाँ भी एक लैम्प जला दिया. वो उनको उनके रूम से उठाने गए एक स्ट्रेचर पे, और जैसे ही वो वेरांडा में जा रहे थे वो हाफ वे पे रुक गए और उन्होंने वहीं उनकी स्ट्रेचर को रख दिया. इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट जिन स्पैरोज़ को दादी फीड करती थी वो स्पैरोज़ वहाँ आ गई थी, बट टुडे दे वर साइलेंट. दे डिड नॉट मेक अ सिंगल नॉइज. देयर चर्पिंग हैड केम टू एन एंड which signified as if they were also feeling the loss of a person, of a gem that was gone. उसके बाद जो उनकी मदर थी खुशवंत सिंह की, उन्होंने उन ब्रेड्स को वैसे ही तोड़ा जैसे उनकी दादी तोड़ के डालती थी, बट द स्पैरोज़ मेड नो नोटिस ऑफ इट. और जैसे ही उनकी दादी की बॉडी को वो फ्यूनरल के लिए लेके जा रहे थे, द स्पैरोज़ ऑल्सो फ्लू अवे, और नेक्स्ट डे आके स्वीपर उस ब्रेड क्रम्स को क्लियर कर देती है. Now this chapter has indeed an emotional ending and is a very heartwarming chapter. इस chapter को समझने के लिए you have to think by your heart, not by your mind. This chapter is one of the most beautiful accounts that you'll ever read in your class 10th, 11th, 12th, anyway. So yeah, and if you want notes and some important questions, you can DM me on Instagram. Until then, take care. Thank you.